NCERT मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 समुच्चय 1 2 3 4 5 ये हमें एक समुच्चय दिया गया है। मैं ए संक्रिया बी, अभी ये चिन्ह संक्रिया के लिए आया है। अभी तक हम संक्रिया के स्थान पे स्टार पढ़ रहे थे, लेकिन अब स्टार चिन्ह की जगह ये चिन्ह है। तो ए संक्रिया बी द्वारा निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित, निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित का मतलब ये है कि ए और बी में जो निम्नतम मान होगा वो हमारा आंसर होगा। परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। हमें पता है कि किसी द्विआधारी संक्रिया में एक दिए गए समुच्चय के अवयवों की संक्रिया उसी समुच्चय के अवयवों से होती है। अब हमें यहाँ पर संक्रिया सारणी भी बनानी है, तो हम सारणी को इस प्रकार से बनाएंगे। हमें समुच्चय में 5 अवयव दिए गए हैं, तो हम 6 कॉलम बनाएंगे और 6 रोज भी बनाएंगे। पहले कॉलम में समुच्चय के अवयव और संक्रिया का चिन्ह, और पहले कॉलम में समुच्चय के अवयव और संक्रिया का चिन्ह के लिए रहेगा। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 रोज। 1 2 3 4 5, ये 6 कॉलम। ये संक्रिया का चिन्ह समुच्चय के अवयव में 1 2 3 4 5 दिए। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब सपोज इसको हम ए के अवयव मान लें। ये सारे ए हैं और ये सारे बी हैं, तो ए और बी के बीच में संक्रिया होनी है। तो पहले ये ए और ये बी के बीच में संक्रिया होने के पश्चात यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। फिर ये ए है और ये अगर बी है, तो इनके बीच में संक्रिया होने के पश्चात जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। ए और बी अगर ये हैं तो उनका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम सारणी को बनाएंगे। तो हमें परिभाषित है कि ए संक्रिया बी निम्नतम ए बी। तो अब हम देखें, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए और बी में निम्नतम मान 1 और 1 का निम्नतम मान एक ही होता है, तो एक आंसर के रूप में आ जाएगा। फिर 1 की संक्रिया 2 से करें, ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में निम्नतम 1 और 2 में निम्नतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 1 की संक्रिया 3 से करें, 1 और 3 में निम्नतम 1, 1 और 4 में निम्नतम 1, 1 और 5 में निम्नतम मान 1। अब 2 की संक्रिया 1 से करें, ये अगर ए है और ये बी है, तो 2 और 1 में निम्नतम मान 1 होता है। 2 और 2 में निम्नतम 2 होता है। 2 और 3 में निम्नतम 2, 2 और 4 में निम्नतम 2, 2 और 5 में निम्नतम 2। अब ये ए है, ये बी है, 3 और 1 में निम्नतम 1, 3 और 2 में निम्नतम 2, 3 और 3 में निम्नतम 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में निम्नतम 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, 5 और 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। तो इस प्रकार से हमने निम्नतम ए बी के मान के लिए ये संक्रिया सारणी बना दी। क्वेश्चन नंबर 4 में समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी, ये हमें जो संक्रिया सारणी दी गई है इसकी बात कही गई है। निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा पहला में दिया है ब्रैकेट के अंदर 2 संक्रिया 3, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया 4 तथा ब्रैकेट के बाहर 2 संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर 3 संक्रिया 4 का परिकलन कीजिए। हमें इस संक्रिया का मान निकालना है इस सारणी के माध्यम से। तो पहले हम निकालें 2 संक्रिया 3 ब्रैकेट के अंदर संक्रिया 4 का मान। तो 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 संक्रिया 3 का मान निकालें। यह सारणी हमारे पास दी हुई है। अगर हम इसे यहाँ से 2 लें तो 3 यहाँ से आएगा, तो 2 संक्रिया 3 का मान 1 आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 2 यहाँ से लें और 3 यहाँ से लें तो भी वही मान आएगा। 2 हमने यहाँ से लिया और 3 यहाँ से लिया, तो 2 और 3 के बीच में संक्रिया करने पर हमें 1 मिल रहा है। तो 2 संक्रिया 3 का मान 1 हो गया। ब्रैकेट के बाहर संक्रिया 4, अब 1 और 4 के बीच में संक्रिया हो रही है।
1 और 4 संक्रिया का मान भी 1 आ रहा है। तो ब्रैकेट में 2 संक्रिया 3, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया 4 का मान 1 आ गया। अब हम निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर 2 संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर 3 संक्रिया 4 का मान। तो ब्रैकेट के बाहर 2 संक्रिया, अब पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करें, 3 संक्रिया 4 को, तो ये 3 है और ये 4 है। 3 संक्रिया 4 का मान 1 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 1। अब हमें हल करना पड़ेगा 2 संक्रिया 1 को, तो ये 2 है और ये 1 है। 2 और 1 के बीच में संक्रिया करने पे 1 आ रहा है, तो ये हो गया 1। तो ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। सेकंड दिया है कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। हमें पता है कि कोई संक्रिया क्रम विनिमय तब होती है जब ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, सपोज़ ये ए है और ये बी है। अगर 2 संक्रिया 1 का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो फिर 1 संक्रिया 2 का मान भी 1 आना चाहिए। ये 1 संक्रिया 2 का मान भी 1 ही आ रहा है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। 3 संक्रिया 4 का मान 1 आ रहा है, तो 4 संक्रिया 3 का मान वो चेक करें, 4 संक्रिया 3 का मान वो भी 1 आ रहा है, क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। 5 संक्रिया 2 का मान 1 है, तो 2 संक्रिया 5 का मान भी 1 होना चाहिए, 2 संक्रिया 5 का मान भी 1 है। तो ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए आ रहा है, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए और बी जो कि अवयव हैं, समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3 4 5। ए भी इसी में से है और बी भी इसी में से है, तो 1 2 3 4 5 के लिए ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। तीसरा दिया है, ब्रैकेट में 2 संक्रिया 3 और इनकी संक्रिया दूसरे ब्रैकेट में 4 संक्रिया 5 का परिकलन कीजिए। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसी सारणी से हमको मान निकालना है। तो 2 संक्रिया 3, 2 संक्रिया 3 का मान 1 है, तो 2 संक्रिया 3 का मान 1, ये संक्रिया। अब ब्रैकेट 4 संक्रिया 5 का मान निकाल लें, ये 4 संक्रिया 5 का मान वो भी 1 है। अब हमें सारणी में देखना है 1 संक्रिया 1 का मान, 1 संक्रिया 1 का मान 1 है, तो ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि समुच्चय इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार डैश के द्वारा दिया है संक्रिया को। इसे हम अभी संक्रिया ही पढ़ें। ए संक्रिया बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ के द्वारा परिभाषित है। ए और बी का एचसीएफ का जो मान होगा वो हमारा संक्रिया का आंसर होगा। क्या संक्रिया उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो संक्रिया दी गई थी संक्रिया सारणी, क्या हमारी संक्रिया सारणी उसी तरह बन रही है क्या, ये हमें चेक करना है। तो हम इसको हल करें। अब हम समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 और ए संक्रिया बी, ये ए तथा बी का एचसीएफ के द्वारा परिभाषित है। हमने सारणी बना ली है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और उनके बीच में संक्रिया होनी है स्टार डैश। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है। सपोज़ हमें 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है, तो हम 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3, फिर 8 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इन फैक्टर्स में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। अगर वहीं हमें एलसीएम निकालना होता तो ये कॉमन जो फैक्टर है ये तो एक बार आते ही, बचे हुए जितने भी हैं ये भी लिख दिए जाते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाता है 24। ये एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस होता है। यदि कहीं पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सपोज हमें निकालना है 3 और 5 का एचसीएफ, तो 3 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 इंटू 1, 5 के फैक्टर्स 5 इंटू 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस ये 1 को छोड़ के। तो जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वहाँ पर एचसीएफ फिर 1 होता है। यदि आप कॉमन ढूंढने भी जाएंगे तो 1 कॉमन मिलेगा, उस हिसाब से एचसीएफ 1 हो ही जाएगा। तो अब हम हमारे सवाल को देखते हैं।
सपोज हम ये ए है और ये बी है, तो एक और एक का HCF क्या होगा। अब एक और एक में कॉमन फैक्टर क्या होता है, एक और एक में कॉमन फैक्टर एक ही होगा, तो HCF कितना हो गया 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। एक और 2 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक के फैक्टर 1, 2 के फैक्टर 2 × 1, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। एक और 3 में जहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ पे 1 ही होता है। एक और 4 में 1, एक और 5 में, इसमें भी 1 आ जाएगा। 2 और 1 में 1, 2 और 2 में, तो ये 2 है इससे कॉमन फैक्टर 2 × 1, ये 2 है इससे कॉमन फैक्टर 2 × 1, तो एक तो 2 है, इनटू में एक 1 है, तो क्या आ गया फिर 2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1। 2 और 4 में 2 के फैक्टर 2 × 1, 4 के फैक्टर्स 2 × 1, तो एक तो ये हो गया 2, एक हो गया 1, 2 × 1 करेंगे सेफ आ जाएगा = 2। 2 और 5 में 1, 3 और 1 में 1 आ जाएगा। 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1, 3 और 3 में वही 3 आ जाएगा। 3 के फैक्टर्स 3 × 1, 3 के फैक्टर 3 × 1, तो कॉमन फैक्टर्स में 3 और 1 आ गया तो 3 हो जाएगा। 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है 1, 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है 1, 4 और 1 में कोई कॉमन नहीं है 1, 4 और 2 में जो 2 और 4 में आया था 2, वही 4 और 2 में आ जाएगा 2, 4 और 3 में 1, 4 और 4 में सेम नंबर्स में वही आ जाता है 4 × 1, 4 के 4 × 1, तो ये 4। यदि आप इसको ऐसा भी देखें 2 × 2 × 1, यहाँ पर 2 × 2 × 1, तो ये 2 फैक्टर्स के रूप में है, फिर यहाँ पर ये 2 फैक्टर के रूप में है और ये 1 फैक्टर के रूप में है, इन सबका आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 और 4 का HCF 4 आ जाएगा। 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1, 5 और 5 का 5 आ जाएगा। तो अब हम कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी से, तो वहाँ में दिया है 1 1 1 1 1 सब, तो यहाँ पे भी वही 1 1 1, फिर 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1 वही है, फिर 1 1 3 1 1, 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, फिर 1 1 1 1 5, 1 1 1 1 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। अतः संक्रिया स्टार डैश, जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो संक्रिया दे रखी थी वो स्टार डैश दे रखी थी। अतः संक्रिया स्टार डैश प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें संक्रिया दे रखी थी वो स्टार दे रखी थी, तो स्टार डैश प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर्स में प्राकृत संख्याओं में एक द्विआधारी संक्रिया ए संक्रिया बी हमें इस प्रकार से परिभाषित है, ए तथा बी का एलसीएम। तो हमें निम्नलिखित ज्ञात करना है। नंबर 1 दिया है 5 संक्रिया 7 और 20 संक्रिया 16, इनके मान हमें निकालना है। तो इसको हम हल करें, तो हमें 5 संक्रिया 7, पहले इसका मान निकालें। ए संक्रिया बी परिभाषित है ए तथा बी का एलसीएम से, तो 5 संक्रिया 7 का मतलब यह होगा 5 तथा 7 का एलसीएम। अब 5 और 7 का एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, 5 के फैक्टर्स 5 और 1, 7 के फैक्टर्स 7 और 1, तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एक ये कॉमन है सिर्फ, तो ये हमने लिख दिया। फिर बचे हुए सारे फैक्टर्स लिख देते हैं, तो ये हो गया 35। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। आप इसको लेडर मेथड से भी निकाल सकते हैं। 5 और 7, तो 5 से दिया 1 टाइम, 7 एज इट इज़, 7 से दिया तो नीचे 1 1 आ गया, हमारा एलसीएम की प्रक्रिया पूरी हो गई। यहाँ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 7 35। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो 5 तथा 7 का एलसीएम 35। अब 20 संक्रिया 16, ए संक्रिया बी परिभाषित है ए तथा बी का एलसीएम, तो 20 संक्रिया 16 का मतलब होगा 20 तथा 16 का एलसीएम। 20 तथा 16 का एलसीएम आप या तो इस तरीके से निकाल लें या लेडर मेथड से निकाल लें। हम लेडर मेथड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 टाइम
2 से हमने दिया 10 टाइम, ये 8 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, ये 4 टाइम, फिर 2 से 5 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 टाइम, फिर 2 से 5 एज इट इज़ रहेगा 1 टाइम, फिर 5 से दिया तो 1 1 आ गया यहाँ पे। इन फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजा 80। तो 20 तथा 16 का एलसीएम 80, ये आंसर्स हैं। सेकंड हमसे पूछा है कि क्या संक्रिया क्रम विनिमय है। तो हमें पता है कोई संक्रिया क्रम विनिमय कब होती है, जब ए संक्रिया बी का मान बी संक्रिया ए के बराबर हो जाता है। तो आप देखें कि सपोज हम इसी उदाहरण को लें, 5 संक्रिया 7 का मान 35 है, 5 और 7 का एलसीएम। अगर यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम निकालने की बात की जाती तो भी 35 ही आता, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। 20 से 16 का एलसीएम 80 आया तो 16 और 20 का एलसीएम भी 80 ही आता, तो संक्रिया क्रम विनिमय होती है ये। तो इसको हम इस प्रकार से हल करें कि ए और बी जो कि प्राकृत संख्या के अवयव हैं, तो हम जानते हैं कि ए तथा बी का एलसीएम ये बराबर होता है बी तथा ए का एलसीएम। ए तथा बी का एलसीएम के लिए संक्रिया को इस प्रकार से लिखा जाएगा ए संक्रिया बी, और बी तथा ए के एलसीएम की संक्रिया को इस प्रकार से लिखा जाएगा बी संक्रिया ए। तो ए संक्रिया बी बराबर हो गई बी संक्रिया ए के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। तीसरा हमसे पूछा है कि क्या संक्रिया साहचर्य है। तो हमें पता है कि यदि ब्रैकेट में ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान यदि ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के बराबर हो जाती है तो संक्रिया साहचर्य होती है। तो यहाँ पर हम देखें, पहले हम निकाल लेते हैं ए संक्रिया बी संक्रिया सी का मान। ए संक्रिया बी हमें दी गई है ए तथा बी के एलसीएम के द्वारा। यहाँ पर हम लिख देंगे ए तथा बी का एलसीएम संक्रिया सी। अब इसे पूरा हम एक संख्या मान लें, सपोज ए, इसे दूसरी संख्या मान लें बी। तो जिस हिसाब से हमें परिभाषित है उससे क्या हो जाएगा, ए तथा बी का एलसीएम। इसे हम हल कर चुके हैं, ये आया ए तथा बी का एलसीएम तथा सी का एलसीएम। तो इसे हम कुल मिला के ऐसा लिख सकते हैं ए बी तथा सी का एलसीएम। अब हम निकालें ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया, सी का मान। तो पहले ए संक्रिया को तो एज इट इज लिखते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो बी संक्रिया सी को हम जैसे परिभाषित है उस हिसाब से लिखना चाहें तो बी तथा सी का एलसीएम। अभी एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इनके बीच में संक्रिया हो रही है, तो इस संख्या और इस संख्या का एलसीएम। तो इसे हम इस प्रकार का लिख देंगे ए बी तथा सी का एलसीएम। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। तो समीकरण 1 व 2 से ये भी राइट हैंड साइड देखें इक्वल है, ए बी तथा सी का एलसीएम है, और यहाँ पर भी ए बी तथा सी का एलसीएम है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी बराबर है ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साहचर्य है। फोर्थ में दिया है एन में प्राकृत संख्या में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तो तत्समक अवयव क्या होते हैं, ये हमने बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिक्स और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो वीडियो था उसमें हमने ऐसे डिस्कस किया था। तो एक बार आप उसे देख लें, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि तत्समक क्या होता है। यदि कोई अवयव संक्रिया करने के पश्चात रिटर्न मिल जाता है तो जिस अवयव से संक्रिया वो कर रहा होता है वो अवयव तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पर ई तत्समक हो जाएगा, लेकिन ए संक्रिया ई तथा ई संक्रिया ए दोनों स्थितियों में हमें ए रिटर्न मिलना चाहिए। उस कंडीशन में हम इस अवयव ई को तत्समक अवयव कहेंगे। हमें समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में यहाँ पर जिस प्रकार से हमें परिभाषित
की गई संक्रिया ए तथा बी का एलसीएम के रूप में। तो प्राकृत संख्याओं में यदि हम दो संख्याओं का एलसीएम निकालना चाहें और तत्समक प्राप्त करना चाहें तो संख्या वन एक ऐसी संख्या होती है जो तत्समक के रूप में आती है। अब वो किस तरीके से आती है उसे हम देख लें। सपोज़ हमने संख्या 2 और 1 ली है, तो 2 तथा 1 का एलसीएम 2 आएगा। तो 2 संक्रिया 1 करने पे हमें 2 ही रिटर्न मिल रहा है, और 1 तथा 2 का एलसीएम वो भी 2 आता है। तो 1 संक्रिया 2 करने पर भी 2 रिटर्न हुआ, तो एक तत्समक अवयव के रूप में हो गया। ये तो हमने सिर्फ एक उदाहरण लिया, हम और ले लें। सपोज़ हमने 7 लिया, 7 की संक्रिया 1 से की, तो 7 और 1 का एलसीएम 7 आ गया। 1 तथा 7 का एलसीएम वो भी 7 आ जाएगा। तो 7 और 1 की संक्रिया का मान 7 आ रहा है, और 1 और 7 की संक्रिया का मान भी 7 आ रहा है। 7 हमें रिटर्न मिल गया 1 से संक्रिया करने पे, यहाँ पर 2 हमें रिटर्न मिल गया 1 से संक्रिया करने पे। इसी प्रकार से कोई सी भी प्राकृत संख्या लें, यदि हम उसकी संक्रिया 1 से करेंगे तो वो संख्या तथा 1 का एलसीएम हमें वही संख्या रिटर्न में मिल जाती है। इसलिए एक प्राकृत संख्या के लिए यहाँ पर तत्समक अवयव का काम करेगा। तो इसको हम इस प्रकार से हल कर लें। हमने मान लिया कि सभी ए जो कि प्राकृत संख्या के अवयव हैं, तो ए तथा 1 का एलसीएम, ए और 1 का एलसीएम ए ही आएगा। और यदि इसका क्रम बदल दें, 1 तथा ए का एलसीएम वो भी फिर ए ही आ रहा है। अतः प्राकृत संख्या में संक्रिया का तत्समक अवयव 1 है। चूँकि 1 से संक्रिया करने पर हमें ए रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पर 1 तथा 1 की संक्रिया होने पे ए रिटर्न मिल रहा है, तो ये जो संख्या 1 है ये तत्समक अवयव है। 5th है, प्राकृत संख्या n में कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो तत्समक और व्युत्क्रमणीय इन दोनों के बारे में हमने जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला वीडियो था, जिसमें हमने द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिक्स भी देखे थे, उसमें हमने तत्समक और व्युत्क्रमणीय को डिस्कस किया था। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि व्युत्क्रमणीय क्या होता है। दो संख्याओं के बीच में यदि हम कोई संक्रिया करें, तो ए संक्रिया बी करें या बी संक्रिया ए करें, हमें रिटर्न में तत्समक मिल जाए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रमणीय कहलाती हैं। यहाँ पर हमें समुच्चय प्राकृत संख्याओं को दे रखा है। प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, और संक्रिया हमें दे रखी है ए तथा बी का एलसीएम वाली। इसके लिए हमने चौथे क्वेश्चन में तत्समक ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इस संक्रिया के लिए और इस समुच्चय के लिए तत्समक 1 होता है। तो अब हम व्युत्क्रमणीय की बात कर रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं में हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसके बीच में हम एलसीएम की संक्रिया करें तो हमें तत्समक के रूप में 1 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसे देखते हैं। सपोज़ हमने 5 और 7 को लिया, 5 और 7 का एलसीएम तो 35 आता है, 1 नहीं आता। सपोज़ हमने 2 और 3 लिया, 2 और 3 का एलसीएम तो 6 आता है, 1 नहीं आता। तो प्राकृत संख्याओं में हमें इस प्रकार की 2 संख्या मिल ही नहीं रही हैं। आखिरी में जाके हमने देखा कि इस प्रकार की संख्या सिर्फ 1 और 1 ही होती है। इसका यदि हम एलसीएम लें तो हमें 1 मिलता है। अतः व्युत्क्रमणीय अवयव के रूप में फिर 1 और 1 ही आएगा। अब हम हमारे सवाल को हल कर लेते हैं। हमने लिख लिया है कि ए बी ये प्राकृत संख्या के अवयव हैं। इसमें व्युत्क्रमणीय होने के लिए ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए दोनों ई के बराबर आना चाहिए, तत्समक अवयव के बराबर आना चाहिए। और हम जानते हैं कि तत्समक अवयव का मान 1 के बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने निकाल चुके हैं। तो ए संक्रिया बी का मतलब होता है ए तथा बी का एलसीएम, और बी संक्रिया ए का मतलब होता है बी तथा ए का एलसीएम। दोनों स्थितियों में हमें 1 मिलना चाहिए। ये भी आ नहीं रहा, ये हम कह रहे हैं कि 1 मिलना चाहिए, तभी व्युत्क्रमणीय का अवयव व्युत्क्रमणीय का अस्तित्व होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब ए तथा बी दोनों 1 के बराबर हों। यदि ए और बी दोनों 1 के बराबर हों तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आता है। यहाँ पर बी तथा ए करेंगे तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा। तो ए और बी दोनों 1 के बराबर होंगे। अतः प्राकृत संख्या में अवयव 1 संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय अवयव है।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर ए संक्रिया बी हमें इस प्रकार से दी है कि वो ए तथा बी का एलसीएम के द्वारा परिभाषित है। तो हमें बताना है कि संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो द्विआधारी संक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि जो हमें समुच्चय दिया गया होता है उसके अवयवों की संक्रिया उसी समुच्चय के अवयवों से करते हैं, और संक्रिया के पश्चात हमें जो आंसर मिलता है वो उसी समुच्चय में से ही होना चाहिए, तभी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया होती है। यदि संक्रिया के पश्चात अवयव ऐसा मिलता है जो दिए गए समुच्चय में से नहीं है तो संक्रिया द्विआधारी नहीं होती है। तो हम सवाल को हल करें। हमें समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 की संक्रिया 1 2 3 4 5 से करेंगे, और संक्रिया ए तथा बी का एलसीएम है। यहीं से हमने दो संख्याएं लेंगे, उन दोनों का हम आपस में एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम करने पे हमें 1 2 3 4 5 में से आंसर मिलेगा तो संक्रिया द्विआधारी होगी। यदि एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जहाँ पे संक्रिया करने पे एलसीएम 1 2 3 4 5 से कुछ हटके है तो संक्रिया द्विआधारी नहीं होगी। तो पहले हम नहीं होने के लिए सोचेंगे, क्योंकि होने के लिए तो फिर सभी के लिए चेक करना पड़ेगा, नहीं होने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। तो हमने ले लिया संख्याएं 2 और 3। 2 और 3 के बीच में हम संक्रिया करेंगे। तो ये जिस हिसाब से परिभाषित है ए तथा बी का एलसीएम, यहाँ हम लिख देंगे 2 तथा 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, जो कि अवयव नहीं है। 1 2 3 4 5 समुच्चय का अवयव नहीं है, अतः संक्रिया द्विआधारी नहीं है।